Good morning, student. You are welcome on Dalton classes. Student, today we will discuss class 8 chapter first, crop production and management. Crop production and management, फसल पैदावार कैसे करते हैं फसल की और उसका रख रखाव, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्शन पैदावार, मैनेजमेंट प्रबंधन रख रखाव, तो ये चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रॉप क्या होती है। क्रॉप एक ही प्रकार के पौधे एक ही जैसे पौधे आर ग्रोन उगाए जाते हैं और कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। एक ही प्रकार के पौधे एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन और कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही जैसे पौधे ग्रोन एंड कल्टीवेटेड उगाए जाते हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, इज कॉल्ड ए क्रॉप। जनरली स्टूडेंट, क्रॉप जो होती है वो टू टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो जो रेनी सीजन में या फिर हम कह सकते हैं समर सीजन में इंडिया में कब होता है, जून टू सितंबर। जो फसल, जो क्रॉप्स रेनी सीजन, समर सीजन, जून टू सितंबर में उगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल, पडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास एटसेट्रा इत्यादि। उसके बाद रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो कब उगाई जाती है, रबी क्रॉप उगाई जाती है विंटर सीजन में। कब, विंटर सीजन में। विंटर सीजन कब से कब होता है, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल क्या है, वीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, लाइन सीड अलसी का पौधा। ये जो फसल हैं वो कब उगाई जाती हैं, विंटर सीजन में। इन्हें बोलेंगे रबी क्रॉप्स। क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप। अब फसल को उगाते हैं, तैयार करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसके लिए क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि क्या क्या करते हैं खेतों के अंदर, वो सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि खेतों में क्या क्या करते हैं, ये पॉइंट उसके दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद सोविंग, बुआई करते हैं। उसके बाद फसल के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। सिंचाई, इरिगेशन करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फसल को किससे बचाते हैं, वीड्स से, खरपतवार से बचाते हैं। उसके बाद पकी हुई फसल को काटते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब कटी हुई फसल से अनाज के दानों को अलग करते हैं और उनका रख रखाव, भंडारण करते हैं, उसे स्टोरेज के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं जो हम फसल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, मिट्टी को तैयार जनरली जो पुराने समय की जो बात है, पुराने समय को हम यानी जो ट्रेडिशनल जो मेथड है, ट्रेडिशनल परंपरागत जो पुराने समय में यूज करते थे मिट्टी को तैयार करने के लिए, वो यंत्र कौन कौन से हैं, वो यंत्र होते हैं। एक तो जैसे मिट्टी को तैयार करने के लिए यूज करते हैं हम पलाऊ का, किसका, पलाऊ का। दूसरा हम किसका यूज करते हैं, होई का, हल का। पलाऊ और होय इनका यूज करते थे ट्रेडिशनल मेथड पुराने समय में। क्या करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करने के लिए। अब मिट्टी को तैयार करना क्या होता है, मिट्टी को लूज करना। मिट्टी को क्या करना, लूज करना, उसको उल्टना या पलटना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइलिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइलिंग और प्लोविंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल, मिट्टी को लूज और टर्न करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइलिंग और प्लोइंग। और ये किसके हेल्प से करते हैं, प्लो। अब प्लो क्या होता है, प्लो या पलाऊ। जो पलाऊ होता है ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये किस प्रकार का बना होता है। इसके ऊपर एक लकड़ी का लट्ठा होता है, वुड ब्लॉक या फिर वुड लेजिज या फिर वुड स्टिक हम इसको बोल सकते हैं। ये जो एंडिंग पार्ट होता है ये पशुओं से ज्वाइंट होने के लिए यूज़ किया जाता है, पशुओं से ज्वाइंट करने के लिए। इसको बोलते हैं प्लो साफट, प्लो साफट।
और इसके अंदर एक आयरन स्ट्रिप होती है, लोहे की स्ट्रिप पत्ती होती है, ट्रेंगुलर, कैसे, त्रिभुज के आकार की, ट्रेंगुलर शेप की होती है, उसे बोलते हैं प्लोसेयर। क्या बोलते हैं? प्लोसेयर, जो नीचे यूज़ की जाती है और यही मिट्टी को लूज करती है। तो ये किसका डायग्राम हुआ? प्लाव का। किसका यूज़ हुआ? प्लाव का। और ये किसका डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर? होय, हल का। इसके अंदर ये जो बीम है इसको जुआ बोलते हैं। ये पशुओं के ऊपर रखा जाता है, पशु इसको, इसकी सहायता से इसको रोड को खींचते हैं, और अंडल जो ग्रिप होती है ये इसको पकड़ने में काम आता है। और इसके नीचे एक बेंट प्लेट होती है, लोहे की लगी हुई मुड़ी हुई प्लेट होती है, जो कि इसको किस में मिट्टी को लूज करने की में काम आती है। तो ये जो है ये पुराने समय में यूज़ किए जाते थे। अब किसका यूज़ करते हैं? अब जनरली यूज़ करते हैं हम एक तो हैरो का, हैरो। दूसरा यूज़ करते हैं हम कल्टीवेटर का, जो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी हुई दिखा भी रखी है डायग्राम के अंदर। ये मिट्टी को लूज करती हैं। जो ऊपर हमने पढ़े वो कैसे टूल थे? ट्रेडिशनल टूल थे। कैसे टूल थे? ट्रेडिशनल टूल थे। चलो आगे डिस्कस। उसके बाद मिट्टी को तैयार करने के बाद, मिट्टी को लूज करने के बाद, टर्न करने के बाद उसमें हम बीजों की क्या करते हैं? बुआई करते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को सोविंग। सोविंग क्या होता है? बुआई करना। इसको डिफाइन कैसे करोगे? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सोइल एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस। मिट्टी के अंदर बीजों को डालना उचित गहराई और दूरी पर, उसे क्या बोलते हैं? सोविंग। उसे क्या बोलते हैं? सोविंग। अब सोविंग किसकी सहायता से करते हैं? पुराने समय में हम किसका यूज़ करते थे? पुराने समय में पशुओं की सहायता से बीजों को बोते थे। उसमें जनरली हल का यूज़ किया जाता था। उसके ऊपर एक फनल के आकार की एक किप लगी होती थी, इसमें बीजों को डालते थे और बीज मिट्टी में गिरते रहते थे। इस प्रकार सोविंग की जाती थी। लेकिन मॉडर्न वर्तमान समय में हम किसका यूज़ करते हैं? सीड ड्रिल का। किसका यूज़ करते हैं? सीड ड्रिल। डायग्राम में दिखाई भी हुई है। इसके ऊपर एक किप होती है, किप पेटी टाइप में किप होती है, जो जिसके अंदर बीज रखे जाते हैं, और वो बीज इनके अंदर गिरते रहते हैं थोड़े थोड़े, और ट्रैक्टर की सहायता से इसको आगे की तरफ खींचा जाता है। इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? सोविंग। ये मॉडर्न मेथड है, यानी कि वर्तमान समय में इसको हम यूज़ करते हैं। अब मिट्टी के अंदर बीज बोने के बाद बीज उगाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, और फिर वो ग्रो बढ़ना शुरू कर देंगे। तो अब फसल को, पौधों को किसकी ज़रूरत है? पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। न्यूट्रिएंट के लिए हम उसमें क्या डालेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर जो होती है वो क्या होती है? देसी खाद होती है, जैसे कि काऊ डंग से बनती है, गोबर से बनती है। फर्टिलाइज़र जो DAP है, पोटास है, ये यूरिया है, ये जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, दुकानों से ख़रीदते हैं, ये फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं केमिकल से। फर्टिलाइज़र और मैन्यूर, ये हम पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं। तो इनमें डिफरेंस हम करते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली फर्टिलाइज़र जो है जनरली इनऑर्गेनिक साल्ट है। इनऑर्गेनिक यानी कि ये ऑर्गेनिज्म से तैयार नहीं होता है, ये केमिकल से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट। मैन्यूर जो है वो कैसा साल्ट है? ऑर्गेनिक साल्ट है। कैसा है? ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिज्म से बनता है, जैसे कि कैटल डंग, पशुओं के गोबर से, ह्यूमन के वेस्ट मटेरियल से, प्लांट रेजिस्ट, पौधे वगैरह टूटे हुए हैं तो गड़ सड़ के डिकम्पोज होकर डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा किस में बदल जाएंगे? मैन्यूर, खाद में बदल जाएंगे। फर्टिलाइज़र, उर्वरक, ये इनऑर्गेनिक होती है, मैन्यूर ऑर्गेनिक होती है। फर्टिलाइज़र जो है वो किसके अंदर तैयार की जाती है? फैक्ट्रीज के अंदर तैयार की जाती है। लेकिन जो मैन्यूर है वो खेतों में तैयार की जाती है। फर्टिलाइज़र ह्यूमस नहीं होता है इसके अंदर। क्या नहीं होता है? फर्टिलाइज़र के अंदर ह्यूमस नहीं होता है, लेकिन मैन्यूर के अंदर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है। फर्टिलाइज़र के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ये फसल को जला भी सकते हैं अगर ज़्यादा डाल देंगे। जैसे यूरिया है, यूरिया को हमने फसल के अंदर अगर ज़्यादा डाल दिया तो फसल क्या हो जाएगी? जल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं।
मैन्यूर के अंदर न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं। ये कितने भी डाल दो मैन्यूर, ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये फ़ायदा बेनिफिट करती है फसल को। लेकिन फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने पर फसल को नुकसान भी कर सकती है। तो ये आपको करना है, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में डिफरेंस, ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं कि फर्टिलाइज़र जो उर्वरक होती है फैक्ट्री में तैयार की जाती है, इनऑर्गेनिक है और इसके अंदर ह्यूमस कम होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार मैन्यूर जो है वो खेतों में तैयार की जाती है, ऑर्गेनिक है, इसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब इनको डालते कैसे हैं, मिट्टी के अंदर ऐड कैसे करते हैं, या तो इनका हम छिड़काव कर देंगे या फिर हम इनकी सोइंग बुआई के साथ इनको मिट्टी में डाल देंगे, या फिर बाद में जैसे यूरिया वगैरह है वो इरिगेशन सिंचाई के साथ साथ छिड़कते हैं, पानी के साथ साथ उनको छिड़कते हैं। इस प्रकार हम मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स जो है हवा से, यानी कि हवा के अंदर नाइट्रोजन है तो उससे ही प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनमें एक स्पेशल प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग की। वो पौधे होते हैं दाल वाले पौधे। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधों के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि इन पौधों में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। इन पौधों में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। इन प्लांट को बोलते हैं लेगमिनियस प्लांट। क्या बोलते हैं, लेगमिनियस प्लांट। लेगमिनियस प्लांट वो होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर, जिनकी रूट के अंदर नोडल्स मतलब गांठ सी होती हैं, और उनमें क्या पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर और उस नाइट्रोजन को सोइल के अंदर मिक्स कर देगा, और सोइल से फिर क्या प्राप्त कर लेगा, पौधा उस नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन प्लांट को क्या बोलते हैं, लेगमिनियस प्लांट। वो प्लांट जिनमें रूट नोडल्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे सोल्यूबल फॉर्म में सोइल के अंदर डिजोल्व कर देगा, और सोइल से प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब फर्टिलाइज़र की एग्जांपल मैंने बता भी दी थी, यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। और मैन्यूर का एग्जांपल, मैन्यूर तो काउडंग है, वेस्ट मटेरियल हैं, पौधों और पशुओं के गलने सड़ने से मरने के बाद या उनके वेस्ट मटेरियल से क्या बनती है, मैन्यूर बनती है। तो आज आपको यहीं तक करना है, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर तक। इसमें ये लास्ट टॉपिक है ये, और देख लो मैन्यूर से रिलेटेड एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, खाद के लाभ क्या क्या हैं। अब मैन्यूर को कितना भी डाल दो फसल के अंदर, मैन्यूर का कोई नुकसान नहीं है। मैन्यूर क्या करेगी, इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। इनहेंस मतलब इंक्रीज करना, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को पकड़ने की एक क्षमता मिट्टी की क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जिस खेत के अंदर मैन्यूर डाल दी उसके अंदर सिंचाई करने के बाद मिट्टी के अंदर लंबे समय तक पानी रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इट मेक द सोयल पोरस, ये मिट्टी को छिद्रित कर देती है, जिससे कि उसमें मिट्टी में गैसों का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है, नीचे तक गैसें जा सकती है पौधों की जड़ों तक। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कीड़ियाँ हैं, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं। जैसे कि केचुआ है, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को छिद्रित कर देते हैं, पोरस कर देते हैं और फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे मतलब ये एक प्रकार से फसल को लाभदायक होते हैं फसल के लिए। मैन्यूर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल, मिट्टी की बनावट को भी क्या कर देती है, मैन्यूर सुधार देती है। तो मैन्यूर के एप्लीकेशन आपको करने हैं कि ह्यूमस देती है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, ये सोइल को पोरस करती है जिससे गैसों का एक्सचेंज आसानी हो सकता है, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को बढ़ाती है, मिट्टी की टेक्सचर उसकी बनावट को सुधारती है, इम्प्रूव करती है। ये इसके क्या हुए एडवांटेज लाभ मैन्यूर के।
तो आपको यहीं तक करना है। हमने 2 पॉइंट किए हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर। पहला पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, की मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। हल या प्लाऊ की सहायता से हो, या प्लाऊ की सहायता से या फिर कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी को लूज करते हैं। उसके बाद सोविंग, बीजों की बुआई करते हैं, वो भी हम होई हल की सहायता से, या फिर सीड ड्रिल बीज बोने वाली मशीन की सहायता से हम बीजों को बोते हैं। उसके बाद बीज बोने के बाद उसमें फसल उग जाएगी, उसके अंदर हम खाद और उर्वरक डालते हैं, वो हमने अभी पढ़ लिया है। तो यहीं तक आपको करना है, इसको रिवाइज करो, लर्न करो।